नहीं तरंग प्रकाश की ना हो, तरंग प्रकाश की हाइगेंस का सिद्धांत। तो तरंग प्रकाश की किसे किसे कहेंगे हो? भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की जिसमें प्रकाश को तरंग माना जाता है। प्रकाश को तरंग भी मानते हैं और कण भी मानते हैं। न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश कण के रूप में चलता है, और एक वैज्ञानिक थे हाइगेंस, कौन थे वो? इन्होंने बताया कि प्रकाश किस रूप में चलता है? तरंग रूप में। तो जिस भौतिक विज्ञान की जिस शाखा में प्रकाश को तरंग मानते हैं, प्रकाश को तरंग मानते हैं, उसे कहते हैं तरंग प्रकाश। क्या कहते हैं? तो परिभाषा लिख लीजिए तरंग प्रकाश की का। तरंग प्रकाश की का परिभाषा लिखिए। तरंग प्रकाश की भौतिक विज्ञान की वह शाखा, हाँ तरंग प्रकाश की, तरंग प्रकाश की भौतिक विज्ञान की, भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हैं ना जी? तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें लिखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश को तरंग माना जाता है, तरंग माना जाता है, तरंग प्रकाश की कहलाता है। जिसमें प्रकाश को तरंग माना जाता है, तरंग प्रकाश की कहलाता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश को तरंग माना जाता है, उसे तरंग प्रकाश की कहा जाता है, क्या कहते हैं? तरंग माना जाता है ना, माना जाता है, तरंग प्रकाश कहलाता है, तरंग प्रकाश की कहलाता है। हाँ जी, कुछ भी लीजिए, कोई दिक्कत? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश का मानते हो, तरंग मानते हैं, उसमें उस शाखा को कहते हैं तरंग प्रकाश। क्या कहते हैं? तरंग प्रकाश की। अब तरंग किसे कहते हैं? तरंग प्रकाश की ना जी, तरंग किसे कहेंगे? व्हाट इज द वेव? तरंग क्या है? नहीं, कण अलग ना हो। तरंग किसे कहते हैं जी? कक्षा 11 पढ़ेंगे आप लोग। तो तरंग कहलाता है। ध्यान से, तरंग जो होता है यह कंपन या हलचल होता है, कंपन या हलचल होता है। किसी माध्यम में उत्पन्न हलचल या कंपन को हलचल या डिस्टरबेंस कहते हैं जी ना। हलचल होगा, कुछ हो गया, पानी में साफ जल है, उसमें कुछ फेंक दे पत्थर उत्तर, तो जो पानी में हलचल उत्पन्न होता है या किसी माध्यम में जो हलचल उत्पन्न होता है उसे कहते हैं तरंग। क्या कहते हो ना जी? तरंग किसे कहते हो? तरंग किसे कहेंगे? किसी माध्यम में उत्पन्न हलचल या विक्षोभ, जिसे कहते हैं डिस्टरबेंस। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? वो श्रृंगत पढ़ लो है वो। हलचल मतलब किसी कोई शांत अवस्था में है ना जी, अगर उस पर कुछ हम कर दिए तो उसमें जो हलचल उत्पन्न होती है या डिस्टरबेंस उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तरंग। क्या कहते हैं? वो तरंग कहते हैं। जैसे रस्सी है, रस्सी को इस पर झटक दे तो रस्सी देख, जो रस्सी अपने स्थान पर रहती है, उसके प्रत्येक कण अपने स्थान पर रहते हैं, लेकिन देखेंगे उसमें ऊपर नीचे होती जाती है ना जी, उसमें कुछ हलचल उत्पन्न हो गया, ना हो गया, कुछ हलचल उत्पन्न हो जाए या कुछ डिस्टरबेंस हो जाए, उसे कहते हैं तरंग। क्या कहेंगे? वो कोई दिक्कत का परेशानी? तो तरंग किसे कहेंगे? किसी माध्यम में हलचल या डिस्टरबेंस, हलचल या कंपन बोल लीजिए, हलचल या कुछ ही बोल सकते हैं, हलचल, कंपन, डिस्टरबेंस नहीं जी, उसे कहते हैं तरंग। क्या कहते हैं? वो
तरंग कहते हैं। कोई दिक्कत कष्ट था नहीं? तो तरंग का परिभाषा लिख लीजिए, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं तरंग प्रकाश की। तरंग अप्रकाश की का मतलब जिसमें हम प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं प्रकाश की। क्या कहते हो? तरंग जान गए, किसी माध्यम में उत्पन्न, किसी माध्यम में हलचल या विक्षोभ को हलचल या तरंग कहते हैं। क्या कहते हो? तरंग। हाइगेंस तो वैज्ञानिक का नाम है, एक थ्योरी दिया उसी बारे में पढ़ने से कहते हैं हाइगेंस का सिद्धांत। समझिए चैप्टर के बारे में ना। तरंग लिखिए, तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न हलचल या विक्षोभ को, किसी माध्यम में उत्पन्न हलचल, या विक्षोभ जी, किसी माध्यम में उत्पन्न हलचल या विक्षोभ को तरंग कहते हैं। किसी माध्यम में उत्पन्न हलचल या विक्षोभ ने जी डिस्टर्ब मुकवा कहते हैं, तरंग कहते हैं। तरंग आप लोग देखते हैं जैसे शांत जल है, उसमें कोई पत्थर फेंक देना जी, देखेंगे पानी कभी उठता है कभी बैठता है, मतलब पानी जो है कभी ऊपर उठता है, उठकर फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे जाता है, इस प्रकार चलते है ना। हाँ वही तरंग होता है ना, वही ना रस्सी टाइप चलता है जी, उसे क्या तरंग का कहते हैं, तरंग कहते हैं। जो तरंग होती है वह दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की हो? एक होती है अनुप्रस्थ तरंग, एक होती है अनुदैर्ध्य तरंग। जो तरंग होती है यह दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? एक होती है अनुप्रस्थ तरंग। क्या होती है जी? अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। एक होती है, बता रहे हैं, अनुदैर्ध्य तरंग। क्या होता है जी? तरंग। तरंग याद हो गया जी? तरंग किसे कहेंगे? हलचल या विक्षोभ को क्या कहते हो? तरंग कहते हैं। तरंग कितनी प्रकार होती है? दो प्रकार। कितने प्रकार की जी? एक अनुप्रस्थ तरंग होती है, एक अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग किसे कहेंगे? वो अनुप्रस्थ तरंग किसे कहेंगे? देखिए ऐसे मान लीजिए यहाँ पर रस्सी बांध दी है। क्या बांध दी हो? रस्सी बांध दी है। रस्सी किसी चीज में, छड़ में किसी में बांध कर इस प्रकार झटकेंगे, जब देखेंगे रस्सी या एक बार ऊपर होगी एक बार नीचे होकर जाएगी ना, जाएगी जी। जब रस्सी को झटकेंगे तो देखेंगे एक बार ऊपर एक बार नीचे होकर जाती रहती है। तो एक बार झटकेंगे तो इस प्रकार गति करेगी जी। यही का है, तरंग का है। तो ध्यान दीजिए, इसका मान लीजिए रस्सी इस प्रकार थी, और जब झटके तो कुछ ऊपर उठी है कुछ नीचे आई है। जो ऊपर उठती है उसे कहते हैं सरंग। क्या कहते हो? सरंग कहते हैं। जो ऊपर उठा हुआ भाग जब ऊपर उठता है इसे कहते हैं सरंग। क्या कहते हैं? सरंग। और जो नीचे आता है उसे कहते हैं गर्त। क्या कहते हैं? गर्त कहते हैं। लेकिन बताइए अगर मान लीजिए रस्सी पे यहाँ कुछ बांधे हैं, कुछ बांधे मतलब, तो यह गति करेगा? ऊपर नीचे गति करेगा, लेकिन इस दिशा में गति करेगा, क्षैतिज दिशा में नहीं गति करेगा। तो आगे कौन जाता है? केवल तरंग। कौन जाता है? लेकिन माध्यम कण वहीं पर अपने स्थान पर ऊपर नीचे गति करते हैं। अपने स्थान क्या करते हैं? ऊपर नीचे। मान लीजिए रस्सी पे आप कुछ काला रंग का धब्बा कर दिया हम, तो जब काला रंग का धब्बा कर दिए और रस्सी को झटकेंगे तो बताइए काला रंग का धब्बा अपने स्थान से घसकेगा इधर से उधर, लेकिन ऊपर नीचे गति करेगा। तो वह तरंग जिसमें माध्यम के कण, माध्यम कण मतलब रस्सी निकाले हैं, इसमें रस्सी की जो कण होगा ऊपर नीचे गति कर, कहाँ करेगा? ऊपर नीचे गति, न तो आगे जाकर रचो पाछे। तो वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के या अपने स्थान पर ऊपर नीचे गति करते हैं, ऐसे तरंग को कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। क्या कहते हो? एक बात ध्यान सुनो, जैसे माने तरंग यहाँ पर रस्सी झटके, तरंग देखिए इस प्रकार आएगी ना, इधर से इसी प्रकार आती है ना। तो जो तरंग है वह तरंग की जो दिशा है इस साइड आ रही है कि नहीं आ रही है? जो तरंग आ रही है इधर आ रही है, लेकिन जो कण है ऊपर नीचे गति कर रहे हैं, ऊपर नीचे। तो तरंग के चलने की दिशा के ये लंबवत होते हैं। क्या होते हैं?
जो माध्यम के कण होते हैं वह तरंग चलने की दिशा के लंबवत या तो ऊपर गति करेंगे या तो नीचे गति करेंगे। वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग चलने की दिशा के लंबवत या तो ऊपर गति करेंगे या तो नीचे गति करेंगे, ऐसी तरंग को हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। क्या बोलते हैं जी? बात समझिए ध्यान से। तरंग मान लीजिए इस साइड चलेगी तो उस साइड चलेगी ना। तो मान लीजिए तरंग इधर आ रही है, लेकिन जो माध्यम कण है ना तो इधर आएंगे ना तो उधर जाएंगे, अपने स्थान पर या तो ऊपर गति करेंगे या तो नीचे गति करेंगे। मान लीजिए ऊपर, यहाँ पर ऊपर गति कर रहे हैं, इसका मतलब तरंग चलने की दिशा यह है। अब माध्यम जो गति कर रहा है, माध्यम का कण वो कहाँ जा रहा है? ऊपर। कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है या तो नीचे आ रहा है ना जी। यहाँ पर देखिए दोनों दिशा दूसरे का है, लंबवत है। का है? लंबवत है। तो जो माध्यम के कण होते हैं वह तरंग के चलने की दिशा की लंबवत ऊपर नीचे गति करते हैं। ऐसी तरंग को बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत कष्ट था नहीं? एक बार और बोल रहे हैं। वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत ऊपर या नीचे की ओर गति करें तो ऐसे तरंग को हम लोग अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। इसे बोलता है सरंग। ऐसे क्या बोलते हैं जी? गर्त। जो ऊपर उठता है उसे सरंग, जो नीचे आता है उसे गर्त कहते हैं। कोई दिक्कत कष्ट सा नहीं? तो लिखिए तरंग, लिख लीजिए अनुप्रस्थ तरंग। हाँ लिख लीजिए। तरंग दो प्रकार की होती है, एक अनुप्रस्थ तरंग, एक अनुदैर्ध्य तरंग। एक अनुप्रस्थ तरंग, एक अनुदैर्ध्य तरंग है। लिख लीजिए अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। अमित दसवां याद था ना? तरंग किसे कहेंगे? याद हो गया होगा, विक्षोभ या हलचल को ना तरंग कहते हैं। तरंग होती है दो प्रकार की। कितने प्रकार की हो? दो प्रकार की। अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण अनुदैर्ध्य तरंग। जो अनुदैर्ध्य तरंग होती है उसको बताएंगे, बस इसको लिखिए अनुप्रस्थ तरंग को। बोले लिखिए अनुप्रस्थ तरंग वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग चलने की दिशा के तरंग के चलने की दिशा के अभिलंबवत ऊपर या नीचे की ओर गति करते हैं। अभिलंबवत ऊपर या नीचे की ओर गति करते हैं। कामा अनुप्रस्थ तरंग कहलाता है। इस चित्र को बना लीजिए। जो ऊपर उठा हुआ था उसे कहते हैं सरंग। क्या कहेंगे जी? सरंग। आज जो नीचे रहता है उसे कहते हैं गर्त। क्या कहते हैं? गर्त। याद रखिए कि इसमें माध्यम कण तरंग के चलने की दिशा में गति नहीं करते हैं, वो अपने स्थान पर या तो ऊपर जाएंगे या तो नीचे आएंगे। ऊपर जाएंगे सुरंग बनाएंगे, नीचे आएंगे तो गर्त बनाएंगे। ना देख ना आकलो ना जी।
12 पेन थी, उसमें से एक पेन नहीं बची, ना चल रही है। अब देखिए अनुदैर्ध्य तरंग, देखिए जी हो गया ना। कितना लीजिए अनुदैर्ध्य तरंग बना लीजिए, हम काम नहीं कर रहे हैं। अब बना लीजिए, यहाँ आप ले लीजिए सुरंग, ऐसे कहते हैं गर्त। ये रस्सी है क्या जी, रस्सी को इस प्रकार हाथ से झटकेंगे, झटका देंगे, देखिए रस्सी का कभी जो कुछ भाग ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। तो इस प्रकार जो ऊपर नीचे जाते हैं वो ऊर्जा होता है। क्या होता है जी, तरंग में कुछ और लिफादे होते ना। किसी माध्यम उत्पन्न हलचल विषय को तरंग कहते हैं ना जी, जिसमें माध्यम के जो कण होते हैं वो अपने स्थान से एक स्थान दूसरे स्थान तक क्या करते हैं, ऊर्जा का स्थानांतरण करते, ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। तभी दूसरे कण या तो नीचे जाएंगे तो ऊपर। हलचल या विक्षेपण को तरंग कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग कक्षा 11th में आप लोग पढ़े होंगे। अरे स्कूल में पढ़े होंगे ना, स्कूलवा में को पढ़े ना वही ना, तो हम ना पढ़ा रहे थे ना, हम गणित पढ़ा रहे थे। ना 11 देखिए ध्यान से जी, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग ना जी। अब देखिए अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होता है कि जो माध्यम कण होते हैं वो ऊपर नीचे गति न करके, ऊपर नीचे गति न करके तरंग के चलने की दिशा में ही आगे पीछे क्या करते हैं, गति करते हैं। जो माध्यम कण होते हैं वह तरंग जिसमें माध्यम कण अभिलंबवत ऊपर नीचे गति न करके जिस दिशा में तरंग चल रही है उसी के दिशा में आगे या तो पाछे कंपन करते हैं। इसे मान लीजिए इसना होता है, जिससे किसी ड्रम पीट देता है, ड्रम इसी प्रकार उठता बैठता है ना, देखे होंगे। हाँ रबड़ भी हो गया, तो प्रत्यास्थता गुण उसमें रहता है, जब खींचेंगे जाएगा वापस तो उसे प्रत्यास्थता गुण कहते हैं। ऐसे ना मतलब देखे हो कहीं, मतलब ड्रम तीन का कोई वस्तु उसे पीटेंगे, देखिए ऊपर से गति करता है, इस प्रकार ना करता है, कंपन करता है, वो तो प्रत्यास्था है जी। ढोलक में देखो ना, ढोलक सही करे, जो ढोलक पिटाते हैं देखते झन झन करता है ना कुछ समय तक। आप किसी ड्रम पे पीटिए, उसमें पीटेंगे तो झन झन का आवाज आएगी, इस प्रकार नचता रहेगा ना, वो कंपन करता रहेगा कुछ समय तक। तो उसमें बात नहीं समझ रहे ना। अरे वो ना करें, जैसे किसी ड्रम को या टीन की वस्तु जब पीटेंगे तो उसके कण देखेंगे तो कुछ समय तक इसी कंपन करते रहेंगे। हाँ वो होता है अनुदैर्ध्य तरंग। क्या होता है जी, अनुदैर्ध्य तरंग। ध्यान दीजिए, वह तरंग ना हो जिसमें माध्यम कण तरंग चलने की दिशा के आगे पीछे गति करते हैं, आगे पीछे गति करते हैं, उस तरंग को कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। क्या कहते हो, अनुदैर्ध्य तरंग। क्या कहते हैं, ध्यान दीजिए, इसमें कहीं कहीं माध्यम कण पास पास होते हैं और कहीं कहीं दूर दूर होते हैं। जो पास पास होते हैं उसे क्या कहते हैं, जिससे मान लीजिए कोई अनुदैर्ध्य तरंग किसमें उत्पन्न हो रही है, इसमें पास पास है, कुछ समय क्या हो जाएंगे, दूर दूर। क्या हो जाएंगे जी, दूर दूर, फिर पास पास हो जाएंगे, फिर दूर दूर हो जाएंगे। कुछ स्प्रिंग को घींचे तो झंझना करता है जी, कुछ समय तक कंपन करता है। मन्ना करते हुए अब कैसे 11 में पढ़ेंगे इतना विस्तार से, जितना आपको तरंग पढ़ा रहे हैं, तरंग का कुछ काम है इसमें, प्रकाश, तरंग प्रकाश के बारे में, तो कहते 11 ही पढ़ा देंगे, चैप्टर का करना उठाकर पुनः निकाल के लाइए सीटी से। अब ध्यान दीजिए, तो जो अनुदैर्ध्य तरंग होता है इसमें माध्यम कण कहीं कहीं देखें पास पास होगा, कहीं कहीं क्या होगा जी, दूर दूर। जो पास पास होता है इसे कहते हैं संपीडन। क्या कहते हो, संपीडन। और जो दूर होता है उसे कहते हैं विरलन। क्या कहते हैं, इसे कहेंगे विरलन। क्या कहेंगे, वो विरलन। इसमें इसका नाम दिया गया संपीडन और उसका नाम दिया गया विरलन। अब तो तुम वैज्ञानिक बंद तो कुछ दे दिया, गजिन दे दिया, आगे बिरल दे दिया। विरलन संपीडन जी। अभी का है संपीडन, का है जहां माध्यम कण पास पास होते हैं उसे कहते हैं संपीडन, और जहां दूर दूर उसे कहते हैं विरलन। का कहते हैं, हाँ लिखिए अनुदैर्ध्य तरंग, लिख लीजिए, थोड़ा बहुत काम इसका इसमें।
इसका काम नहीं, बस अनुप्रस्थ तरंग काम है, क्योंकि जो हमारा प्रकाश होता है वो अनुप्रस्थ तरंग होता है। क्या होता है जी? अनुप्रस्थ तरंग। देखिए वह तरंग जिसमें माध्यम के कण, वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के, वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के, तरंग संचरण की दिशा में लिखिए, तरंग संचरण की दिशा में, तरंग संचरण का मतलब तरंग जिस दिशा में चलती है जी, संचरण मतलब चलना होता है, दिशा में आगे पीछे गति करते हैं, आगे पीछे गति करते हैं आगे पीछे गति करते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग कहलाता है। चित्र बना के लिख लीजिए, संपीड़न, संपीड़न, विरलन, संपीड़न और विरलन। चित्र बना के इसको लिख लीजिए। अब तो लगभग सबको तरंग पता चल गया ना जी। तरंग जो होता है एक हलचल विक्षोभ होता है जो ऊर्जा को एक स्थान दूसरा स्थान तक स्थानांतरित करते हैं, उस तरंग कहते हैं। तरंग दो प्रकार की होती है ना जी, तरंग दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग याद रखिए बस इसको, अनुप्रस्थ तरंग को, क्योंकि इसी का काम है। हमारा प्रकाश जो होता है वो अनुप्रस्थ तरंग होता है। क्या होता है जी? अनुप्रस्थ तरंग। इसको बताया था मैक्सवेल ने, मैक्सवेल, हाइगेंस नहीं बताए थे जी। तो तरंग बताया था, प्रकाश जो है तरंग होता है। अरे कई जगह मैक्सवेल नाम है, खिलाड़ी है। पहले का दूसरा मैक्सवेल है, सेकंड मैक्सवेल है, दूसरा फर्स्ट था, सेकंड में है। ऐसी तो ना लीजिए इसको, हो गया जी। अब चलते हैं हम लोग प्रकाश पर। कहाँ चलता है जी? इतना तरंग के बारे में जान गए आप लोग, थोड़ा सा तरंग इसके बारे में कुछ बता दिए। जो तरंग होता है यह क्या होता है? कंपन या विक्षोभ होता है, कंपन या विक्षोभ होता है जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करता है जी? स्थानांतरित करता है या ले जाता है। ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। हो गया जी, बेटा था ना। अब चलते हैं प्रकाश पर। कहाँ चलते हो आनंद जी? हो गया, बना ली चित्र। जी अब है, शांत रहो, है। अब पढ़ेंगे हम लोग। देखिए प्रकाश को दो भाग में पढ़ना है, वो तरंग प्रकाश के बारे में, किरण प्रकाश के बारे में जी। तो किरण प्रकाश की आप लोग पढ़ चुके हैं, प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन जो पढ़ चुके हैं। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था न्यूटन, सुने होंगे लोग, बहुत फेमस वैज्ञानिक हैं न्यूटन। हाँ, जो सिवा बोला कपड़ा बल खोज कर देना, गुरुत्वाकर्षण बल का, वह न्यूटन। ध्यान सुनिए, कहा जाता है कि प्रकाश कणों के रूप में चला जाता है। ध्यान सुनिए, कहा जाता है कि आप लोग पढ़े होंगे कि जो प्रकाश है यह कणों के रूप में चलता है, कणों के रूप में चलता है। लेकिन ध्यान दीजिए, इसको सबसे पहले बताए थे एक वैज्ञानिक थे, दकार्ते। क्या थे? दकार्ते। नाम है दकार्ते जी। हाँ, दकार्ते कहीं कहीं लिखा होता है, कहीं कहीं दकार्ते लिखा होता है, कहीं कहीं दकार्ते लिखा होता है। दोनों इसको लिख सकते हैं, दकार्ते या डकारना, दकारते चाहे दकारते, कोई दोनों सही है। अरे कहीं कराए होंगे, दक्ष वैज्ञानिक थे। देखिए ध्यान से, यह वैज्ञानिक नहीं थे, एक दार्शनिक थे। जिस कवि ना होते कवि, इसी प्रकार एक दार्शनिक थे, जिसे उच्च लेवल जो पढ़ाई कर चुके होते हैं साइकोलॉजी के बारे में, जो अनुभव लगाते हैं, उसे कहते हैं दार्शनिक। क्या कहते हैं जी? दार्शनिक। या दार्शनिक थे, वैज्ञानिक नहीं थे। जो दकारते थे या दार्शनिक मतलब वैज्ञानिक नहीं थे, एक दार्शनिक थे। उन्होंने बस अनुभव किया, अनुमान लगाया कि जो प्रकाश है वह कणों के रूप में चलता है। तो सबसे पहले अनुमान कौन लगाया था, अनुभव कौन किया था? दकार्ते।
सबसे पहले वैज्ञानिक नहीं, दार्शनिक, एक दार्शनिक थे दकार्ते, क्या नाम था वो? तो इन्होंने पहले, सबसे पहले इन्होंने सिद्धांत दिया था कि प्रकाश जो है वो कणों के रूप में चलता है, प्रकाश जो है। इन्हीं के सिद्धांत को कौन अपनाया? न्यूटन ने। लेकिन जो वैज्ञानिक दकार्ते थे वो दार्शनिक थे, इसलिए वो सिद्ध नहीं कर पाए, सिद्ध नहीं कर पाए। इसलिए आप लोग जहां भी देखेंगे तो वहां लिखा होता है कि प्रकाश कणों के रूप में चलता है। इसको सबसे पहले कौन बताया था? न्यूटन ने। लेकिन सबसे पहले कौन बताया था? दकार्ते ने। सबसे पहले सिद्धांत इसके बारे में कौन दिया था? दकार्ते। कौन दिया था जी? दकार्ते हो। तो वैज्ञानिक नहीं कहेंगे, कहेंगे दार्शनिक। क्या कहेंगे वो? दार्शनिक या वैज्ञानिक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। दकार्ते का कणिका सिद्धांत ना हो, दकार्ते का प्रकाश के विषय में कणिका सिद्धांत। दकार्ते ना पढ़ाए कौन जिसमें बोलते हैं उसमें ध्यान सुना करो लोगों, अपने बाद में बोलेंगे ना पढ़ाए सर जी। कहाँ समझ में आई? यहाँ दकार ध्यान सुनिए जी। जो दार्शनिक दकार्ते उन्होंने कहा कि सबसे पहले इन्होंने बताया कि, और सबसे पहले इन्होंने सिद्धांत दिया था, लेकिन अपने अनुभव के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने बताया था कि जो प्रकाश है कणों के रूप में चलता है, जो प्रकाश है कणों के रूप में चलता है। इसी सिद्धांत को कौन अपनाया? न्यूटन ने। इसी सिद्धांत को न्यूटन ने अपनाया और उन्होंने भी बताया कि जो प्रकाश है वह कणों के रूप में चलता है, और उन्होंने सिद्ध कर दिया क्योंकि वो वैज्ञानिक थे। क्या थे? उनके पास उपकरण थे, और जो दार्शनिक थे इनके पास उपकरण की कमी थी। तो जो वैज्ञानिक न्यूटन थे, इन्होंने दकार्ते के सिद्धांत को अपनाया। और दकार्ते का सिद्धांत क्या था? कि प्रकाश कणों के रूप में चलता है। याद हो गया ना जी? तो सबसे पहले कौन बताया था? दकार्ते ने बताया था, या कह सकते हैं कि सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? इन्हीं के सिद्धांत को न्यूटन अपनाए और उन्हें सिद्ध किया कि जो प्रकाश है कणों के रूप में चलता है। और जब सिद्ध कर दिए तो इन्होंने स्नेल के नियम की व्याख्या कर दिया। स्नेल के नियम की व्याख्या कर दिया। जब स्नेल के नियम की व्याख्या हो गई तो अपवर्तन की व्याख्या हो गई, और उसके बाद किसका व्याख्या हो गई? परावर्तन की व्याख्या हो गई। तो जो न्यूटन थे, यह कणिका सिद्धांत के आधार पर, कणिका सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या किए, प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या किए, और स्नेल के नियम की भी व्याख्या कर दी जी। और वैद्युत प्रभाव का भी इन्होंने व्याख्या किया था। तो जो अब तक हम लोग पढ़े हैं, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, यह सब किसका व्याख्या किया गया? मतलब किसके, कौन व्याख्या किया था? न्यूटन ने। उसमें हम प्रकाश को कण मानते हैं। क्या मानते हैं? कण मानते हैं। उसमें जो प्रकाश है उसका मानते हैं जी, कण मानते हैं। और उन्होंने बताया कि जो प्रकाश है यह एक सीधी रेखा में चलता है, एक सीधी रेखा में चलता है। आप लोग पढ़े होंगे, जो प्रकाश है एक सीधी रेखा में चलता है, क्योंकि कोई कण अगर जा रहा है एक सीधी रेखा में, उसके सामने कोई अवरोधक पड़ जाए तो वह कण वहीं पर रुक जाता है, वह कण वहीं पर रुक जाता है। लेकिन तरंग नहीं रुकेगी। तरंग क्या करेगी? कभी ऊपर कभी नीचे भाग जाएगी नहीं जी। तो जैसे मान लीजिए न्यूटन बताया कि जो प्रकाश है कण है, क्या है? कण है। ऐसा कण है जिसका मास, द्रव्यमान का होता है? नगण्य होता है। जो द्रव्यमानहीन होता है, जिसका द्रव्यमान नहीं होता है। प्रकाश ऐसा कण है जिसमें द्रव्यमान नहीं होता है। यह कौन बताया था? वो न्यूटन ने। तो ध्यान दीजिए, तो वैज्ञानिक जो न्यूटन थे, यह अपने कणिका सिद्धांत से, कणिका प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या किए। पूछ देता है कभी कभी 1-2 नंबर में कि परावर्तन की व्याख्या किससे की गई थी? तरंग प्रकाश की से, कणिका प्रकाश की से, इनमें से कोई नहीं से। तो जो बात बोल रहे हैं उसको ध्यान सुनिए, उसमें से 1 नंबर में आ सकता है। जो 1-1 नंबर का आता है वह थ्योरी में नहीं रहता है, कभी कभी कंस भी देते हैं। अगर पूरा थ्योरी आ देते आप लोग मार सकते हैं, तो फिर रटिया लो घर क्वेश्चन बैंक लेके बताओ। कहाँ बताओ? देख लाओ कलम लेके टिप टप पहले ना समझाओ तुम्हारे साहब। फोटो खींच लेते देखिए, देखिए खरीद लिया था। अरे खरीद ला चुके रखो, आप पढ़ा रहे देखो काट चल रहा था जाने आओ। तो इसको लिख लीजिए, आप लोग लिख लीजिए दकार्ते का, लिखिए दकार्ते का। हाँ, दकार्ते का प्रकाश संबंधी कणिका सिद्धांत।
डकारते का प्रकाश संबंधी कणिका सिद्धांत हेड डाल लीजिए। डकारते का प्रकाश संबंधी कणिका सिद्धांत। सबसे पहले इन्होंने सिद्धांत दिया था ना, सिद्धांत। हाँ ना जी, आप लोग को बेसिक है, आप लोग को जानकारी रखना चाहिए ना इसके बारे में। हाँ कणिका सिद्धांत। कणिका मतलब कण जी, यह कैसे कण माने थे? जिसका द्रव्यमान नहीं होता है, द्रव्यमानहीन। लिखिए उसमें सबसे पहले डकारते ने लिखा हुआ, सबसे पहले एडिंग डाल के लिखिए उसमें, सबसे पहले डकारते ने सिद्धांत दिया कि प्रकाश सूक्ष्म कणों के रूप में चलता है, सूक्ष्म कणों के रूप में चलता है, सूक्ष्म कणों के रूप में चलता है। प्रकाश सूक्ष्म कणों के रूप में चलता है। अब नीचे लिखिए न्यूटन का कणिका सिद्धांत। न्यूटन का कणिका सिद्धांत न्यूटन का कणिका सिद्धांत। न्यूटन का कणिका सिद्धांत बोले, लिखिए न्यूटन ने डकारते के सिद्धांत को ही अपनाया, डकारते के सिद्धांत को ही अपनाया। डकारते के सिद्धांत को ही अपनाया। आसान भाषा है ना जी, जो न्यूटन है डकारते के सिद्धांत को ही अपनाया और वैज्ञानिक दृष्टि से उसे सिद्ध किया, और वैज्ञानिक दृष्टि से उसे सिद्ध किया, और वैज्ञानिक दृष्टि से उसे सिद्ध किया। वैज्ञानिक दृष्टि से उसे सिद्ध किया कि प्रकाश कणों के रूप में चलता है, कि प्रकाश कणों के रूप में चलता है, कणों के रूप में चलता है। तो आज हम आप लोग पढ़ाए तरंग नहीं, तरंग आप लोग को याद है ना, जो तरंग होती है किसी माध्यम में उत्पन्न हलचल या विक्षोभ होती है, जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। तरंग दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। अनुप्रस्थ तरंग किसे कहेंगे? वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग चलने की दिशा के अभिलंबवत ऊपर या नीचे गति करते हैं, उसे कहते हैं तरंग। जब तरंग ऊपर चलती है तो कहते हैं क्या बनाते हैं? सरंग। क्या बनाते हैं जी? और जब वही तरंग नीचे जाती है तो उसे गर्त बनाती है। इसके बाद पढ़े अनुदैर्ध्य तरंग। क्या पढ़े हो? जो अनुदैर्ध्य तरंग होती है उसमें माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा की या तो आगे गति करेंगे, आगे पीछे गति करते हैं जी, आगे पीछे गति करते हैं। उसमें कहीं कहीं माध्यम कण पास पास होते हैं तो उसे कहते हैं संपीड़न। क्या कहते हैं? संपीड़न। और कहीं कहीं माध्यम कण क्या होते हैं? दूर दूर, उसे कहते हैं विरलन। क्या कहते हो? इसके बाद पढ़ाए हैं कि हम लोग पढ़ना ही है तरंग प्रकाश का पढ़ना जी। तो तरंग प्रकाश की से पहले पढ़ लें, हम लोग पढ़े कणिका प्रकाश। क्या पढ़े जी? या प्रकाश किरण। क्या पढ़े? कणिका प्रकाश को ही बोलते हैं किरण प्रकाश की। क्या बोलते हैं? कणिका से बना है किरण, कणिका से क्या बना है? किरण। जो कणिका नाम है उसी से बना है किरण। का बना है जी? इससे पहले हम लोग जो पढ़े हैं उससे कहते हैं किरण प्रकाश। क्या कहते हैं? इसके बारे में अधिक जानकारी कौन दिया था? न्यूटन ने। लेकिन सबसे पहले प्रकाश कण के रूप में चलता है कौन बताया हो? डकारते ने। और ये वैज्ञानिक नहीं थे, दार्शनिक थे। क्या थे? तो उन्होंने बस अनुभव किया था, अनुमान लगाया था कि जो प्रकाश है वह कणों के रूप में चलता है।
और अपना सिद्धांत दे दिए। इसके बाद जो न्यूटन थे इन्हीं के सिद्धांत को अपनाया और वैज्ञानिक दृष्टि से उसे क्या किया, सिद्ध किया। वैज्ञानिक दृष्टि से क्या किया, उसे सिद्ध करके बताया कि जो प्रकाश है वास्तव में वह कणों के रूप में चलता है। और इससे उन्होंने व्याख्या किया, किसके किसकी व्याख्या किया हो, प्रकाश के परावर्तन का व्याख्या किया, प्रकाश के अपवर्तन का व्याख्या किया। लिख लीजिए इससे, हाँ नीचे लिख लीजिए। इससे उन्होंने प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या की है। प्रकाश शॉर्टकट लिखिए, प्रकाश के परावर्तन कामा, इससे उन्होंने प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या की है, और उन्होंने इसी से बताया कि प्रकाश जो एक सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। बताया कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। आप लोग कक्षा 8 में या तो 7 में पढ़े होंगे, रखकर एक कागज लिया होता ना जी, उसमें एक प्रयोग था कि कुछ कागज लिए होते थे, कागज के बीच में क्या किया था, छेद, वहां पर रखा था मोमबत्ती, का रखा था वो मोमबत्ती रखा था जलता हुआ। हाँ किस पर बना था वो चित्र, बना लीजिए, थोड़े चित्र का ना बनाइए चित्र को। एक मोमबत्ती लेकर आप लोग प्रयोग किए होंगे जी, कक्षा 7 में 8 में था। इस प्रकार यहाँ छिद्र था, इस 3-4 से गत्ते लिए थे ना जी, यहाँ छिद्र था। और जब मोमबत्ती रखे तो यहाँ पर एक प्रकाश एकदम सीधी रेखा में चलता है, तभी ना यहाँ प्रकाश जाएगा। और जब इसी को गढ़ते कुछ ऊपर किए तो प्रकाश यहाँ पर नहीं आ रहा था। इससे सिद्ध हुआ कि जो प्रकाश है वो सीधी रेखा में चलता है। मान लीजिए यहाँ पर जा रहा है प्रकाश, यहाँ तक प्रकाश आ रहा है ना जी, ऐसे कुछ ऊपर कर दे, अगर प्रकाश सीधे रेखा में नहीं जाता, टेढ़ा में आ जाता, तो प्रकाश को इस प्रकार जाना चाहिए ना प्रवेश कर, लेकिन नहीं गया। इससे सिद्ध होता है कि जो प्रकाश है वो एक सीधी रेखा में चलता है ना जी। न्यूटन ना कणिका के रूप में चल रहा है ना, तो तू पार कर दे, तरंग के रूप में रहता है, इसे जाके न चल जाता हो। इसे मान लीजिए सीधा में छेद है, छिद्र जो है एक सीधा में है, तो प्रकाश जा रहा था, लेकिन थोड़ा सा इसको ऊपर कर दिए, थोड़ा सा कर दिए ऊपर। अगर प्रकाश सीधे रेखा में नहीं चलता, तो अगर प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी गति दिशा में गति करता, तो मान लीजिए प्रकाश यहाँ जाता, थोड़ा सा ऊपर करता तो उसमें प्रवेश कर जाता, लेकिन प्रवेश नहीं कर रहा था। इसका मतलब प्रकाश क्या कर रहा था, सीधी रेखा में चलता है। इससे सिद्ध होता है। कक्षा 8 या 7 में पढ़े होंगे आप लोग। हाँ तरंग के रूप में, उसी को बताए थे हाइगेंस। अब ध्यान दीजिए, न्यूटन ने एक बहुत महत्वपूर्ण यह बात बताया, सबसे महत्वपूर्ण बात बताया कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम, मतलब कि मान लीजिए हवा से पानी प्रवेश कर रहा है, तो हवा अलग माध्यम हो गया, पानी का हो गया हो अलग माध्यम ना, हो गया जी। तो न्यूटन बताएं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो यहाँ पर आपतित किरण होगी ना जी, आज इस बिंदु पर था उसे आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु क्या लंब अभिलंब, कोई दिक्कत? तो उन्होंने बताया कि यदि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, और यदि अभिलंब की ओर झुक जाए, अभिलंब की ओर क्या हो जाए, झुक जाए, अभिलंब की ओर क्या कर दे जी, झुक जाए, तो इसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, अधिक होगी। ये मान लीजिए पहला माध्यम में, इसमें प्रकाश चाल v1 है, क्या है, इसमें प्रकाश चाल का मान है v1। अगले माध्यम प्रकाश प्रवेश कर चुकी, तो मान लीजिए इसमें उसकी चाल क्या थी, v2। तो न्यूटन के नियमानुसार यह प्रकाश किरण अभिलंब की ओर क्या हो रही है, झुक रही है। इसका मतलब जो v2 का मान होगा क्या होगा, अधिक होगा, किससे हो, v1 से। यह कौन बताए थे, न्यूटन। यदि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, और यदि अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो उस माध्यम की चाल पहले माध्यम की चाल से क्या होगी, अधिक होगी। जिस माध्यम में प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक रही है, उसमें उसकी चाल क्या होगी, अधिक होगी। और किससे अधिक होगी, पहले माध्यम के सापेक्ष। यह किसने बताया था, न्यूटन ने। इसको एक नोट करके लिख लीजिए, नोट पाने लिख लीजिए।
यह किसका, यह कौन बताया था जी? न्यूटन ने। लिखिए न्यूटन के अनुसार, न्यूटन के अनुसार, हमारे अनुसार नहीं, आपके अनुसार नहीं, न्यूटन के अनुसार जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, प्रवेश करता है प्रवेश करता है, यदि वह अभिलंब की ओर झुक जाए, यदि वह अभिलंब की ओर क्या करे? झुक जाए, यदि वह अभिलंब की ओर झुक जाए, वो यदि वह अभिलंब की ओर झुक जाए तो उस माध्यम में उसकी चाल, उस माध्यम में उसकी चाल उस माध्यम में उसकी चाल पहले माध्यम के सापेक्ष अधिक होगी, पहले माध्यम से अधिक होगी। शॉर्टकट लिखिए, पहले माध्यम से अधिक होगी, पहले उस माध्यम में उसकी चाल पहले माध्यम से अधिक होगी, पहले माध्यम से अधिक होगी। उसकी चाल पहले माध्यम से अधिक होगी, पहले माध्यम से अधिक होगी। ये कौन बताया था जी? न्यूटन। याद रहेगा ना? अरे हम नहीं बता रहे, न्यूटन बताया था। क्या करें, काट दें? जब समझाए उसको हम। हाँ तो बस उस यह नहीं बताया था कि बिना सघन में, वह यह बताया था कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश कर रही है और यह दिखा कर रही है अभिलंब की ओर झुक रही है, जिस माध्यम में प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक रही है ना, उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी? अधिक होगी। किस माध्यम से? पहले माध्यम से। जाकर न्यूटन समझाए। अब बिना सघन बोला बनाना पड़ेगा उसके लिए उपकरण है। अब भेद वाला कौन गुस्सा पाए। अब ध्यान दीजिए जी, इसके बाद आए कौन हो? हाइगेंस। कौन आया? अब ध्यान दीजिए, उस समय जो न्यूटन थे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, और न्यूटन अभी प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, उनको बहुत उच्च लेवल का वैज्ञानिक मानते हैं ना जी। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति उच्च लेवल का है, बहुत अनुभवी वैज्ञानिक मतलब व्यक्ति है, और कोई बात कह दे, कोई बात कह दे पूरा अनुभव से, तो लोग उसके बात को जल्दी काटते नहीं है। अगर जानते हैं बात उसकी गलती है, फिर भी कोई काटने की जरूरत नहीं करेगा। हाँ, नहीं काट सकते ना जी। उसी प्रकार उस समय का जो वैज्ञानिक, न्यूटन वैज्ञानिक थे, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, तो उसके सामने कोई कह नहीं सकता था कि उसका कथन गलत है। लेकिन हाइगेंस बहुत हिम्मत जुटाए और उन्होंने कह दिया कि जो प्रकाश है कणों के रूप में न चलकर तरंगों के रूप में चलता है। छोड़िए जी, जो प्रकाश है वह कणों के रूप में न चलकर तरंग के रूप में चलता है। कौन बताया हो? हाइगेंस। लेकिन इसके बाद तब कोई ध्यान नहीं देता था। और प्रसिद्ध वहां वैज्ञानिक बोल रहा है, अलग अलग वैज्ञानिक जाके बोल दिए, तो कोई इसके बाद अब ध्यान देगा जी? तो जो वैज्ञानिक थे हाइगेंस, इन्होंने कहा कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, कण के रूप में नहीं चलता है। लेकिन इसके बाद तो कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात यह बताई हाइगेंस ने कहा कि प्रकाश जो है वह किस रूप में चलता है जी? तरंग के रूप में। हाइगेंस ने बताया कि जो प्रकाश है, प्रकाश किस रूप में चलता है जी? तरंग के रूप में। किस रूप में हो? तरंग के रूप में चलता है। न्यूटन का बताए थे, न्यूटन बताए थे कि जो प्रकाश है यह किस रूप में चलता है? कण के रूप में चलता है। तो अब ध्यान दीजिए, लेकिन न्यूटन ये भी बताए थे कि अगर प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और यदि अभिलंब की ओर क्या हो जाए? झुक जाए, तो उसमें उसकी जो चाल होगी अधिक होगी पहले माध्यम के सापेक्ष। लेकिन हाइगेंस क्या कहे? हाइगेंस यह बोले कि यदि प्रकाश किरण विरल माध्यम से, किस माध्यम से हो? विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है और अभिलंब की ओर झुकती है,
तो सघन माध्यम में उसकी चाल क्या होगी? कम होगी। सघन माध्यम में उसकी चाल क्या होगी? अब विरल माध्यम क्या होगी? अधिक होगी। वहां पर न्यूटन का सिद्धांत क्या हो गया? गलत हो गया। आप लोग भी जानते हैं कि कहीं अगर विरल है तो वहां चलना क्या होगा? आसान होगा, लेकिन सघन माध्यम चलना क्या होगा? कठिन होगा। तो हवा का विरल माध्यम है, पानी का है सघन माध्यम में। मतलब पानी के हवा के सापेक्ष पानी का है सघन माध्यम में, तो हवा में चलना आसान होगा, पानी चलना आसान होगा, क्योंकि हवा विरल माध्यम है ना। तो प्रकाश को भी हवा में चलना क्या होगा? आसान होगा, और सघन माध्यम चलना क्या होगा? लेकिन न्यूटन का बोले थे कि अब प्रकाश किरण अभिलंब की ओर कब झुकती है? जब सघन माध्यम में प्रवेश करती है। प्रकाश किरण अभिलंब की ओर कब झुकती है? जब सघन माध्यम में प्रवेश करती है। उन्होंने कहा कि सघन माध्यम में उसकी चाल क्या होगी? अधिक होगी। लेकिन हाइगेंस क्या बोल दिए कि प्रकाश की चाल विरल माध्यम में अधिक होगी सघन माध्यम के सापेक्ष। कोई दिक्कत कष्ट परेशानी हो? इसको सिद्ध कौन किए? हुक एक वैज्ञानिक थे। कौन थे वो? हुक नाम का वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक का नाम क्या था जी उनका? देखिए उनका नाम हुक था। जी फोको वैज्ञानिक थे वो। नाम का था? फोको। फोको जो हुक वैज्ञानिक थे ने किसका खोज किया था और कोशिका खोज किए थे? फोको वैज्ञानिक थे। फोको ने सिद्ध किया है, फोको ने सिद्ध किया कि जो प्रकाश की चाल होती है, फोको ने सिद्ध कर दिया कि जो प्रकाश की चाल होती है विरल माध्यम का होती है? अधिक होती है। विरल माध्यम में अधिक होती है, सघन माध्यम में क्या होती है? कम होती है। इसको सिद्ध कौन किया हो? फोको। फोको हाइगेंस तो बस बताए थे ना। हाइगेंस इसको बस बताए थे कि जो प्रकाश की चाल होती है वह विरल माध्यम में अधिक होती है, सघन माध्यम में क्या होती है? कम होती है। लेकिन फोको ने इसको सिद्ध कर दिया। फोको ने इसको सिद्ध कर दिया, अपने प्रयोगों से इसे सिद्ध किया। हाँ, फोको इसको सिद्ध किए कि जो प्रकाश की चाल होती है विरल माध्यम में क्या होती है? अधिक होती है, सघन माध्यम में क्या होती है? कम होती है। सिद्ध करने वाला वैज्ञानिक कौन थे? फोको। हाँ, अब ध्यान दीजिए, तो जो वैज्ञानिक हाइगेंस थे इन्होंने बताया कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। प्रकाश आप लोग जानते हैं तरंग चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम लोग तरंग पढ़ रहे थे तो माध्यम का या तो ऊपर गति कर रहे थे या तो नीचे, या तो आगे या तो पीछे। तो बताइए, ध्यान सुनिए, है तरंग चलने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? माध्यम की आवश्यकता होगी। लेकिन संदीप ऊपर देखा, तरंग को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की। लेकिन जब हम सूर्य से प्रकाश आता है तो बीच में निर्वात होता है, कोई माध्यम नहीं होता है। तो वैज्ञानिकों ने प्रश्न उठा दिया हाइगेंस से। ये हाइगेंस बोले कि जो प्रकाश है तरंग के रूप में चलता है, किस रूप में हो? आप लोग जानते हैं कि तरंग को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होगी। तो वैज्ञानिकों ने प्रश्न उठा दिया कि जो प्रकाश है, सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक आता है तो बीच में कुछ ऐसा स्थान है जहां कोई माध्यम नहीं है, वहां निर्वात होता है। क्या होता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच कुछ ऐसे भी स्थान है जहां का निर्वात है, क्या है? कोई माध्यम नहीं है। तो वैज्ञानिकों ने प्रश्न उठाया कि यदि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है, प्रकाश, तो बताइए सूर्य और पृथ्वी के बीच निर्वात भी है जहां कोई माध्यम, तो वहां प्रकाश कैसे चलता है? तब तरंग ने, अरे जो हाइगेंस ने मन में एक कल्पना बताए, मतलब एक माध्यम की कल्पना की जिसका नाम था ईथर। का नाम था वो? ईथर। हाइगेंस ने एक माध्यम की कल्पना की और उस माध्यम का नाम दिया ईथर। का नाम दिया। और उन्होंने कहा कि जो ईथर माध्यम है इसका ना कोई द्रव्यमान का होता है, नगण्य होता है। द्रव्यमान का होता है, इसका कोई द्रव्यमान नहीं होता है, और इसकी प्रत्यास्था का होती है बहुत अधिक होती है, जो हर जगह पाया जाता है, निर्वात में भी पाया जाता है। ध्यान सुनिए, यहाँ प्रश्न उठाया गया कि जो तरंग, प्रकाश को तरंग मानते, कौन माना था वो? हाइगेंस ने। हाइगेंस ने कहा कि जो प्रकाश तरंग के रूप में चलता है और तरंग चलने के लिए क्या चाहिए हमें? माध्यम। क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच कुछ ऐसे भी स्थान है जहां कोई माध्यम नहीं है। न होना नहीं है, निर्वात है ना जी।
निर्वात है, तो वहां पर प्रकाश वहां से कैसे पृथ्वी तक आता है? क्योंकि प्रकाश तो आता ही है पृथ्वी पर, तो वहां पर कैसे चलता है? तो निर्वात जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो लोग ऑक्सीजन क्यों जाते हैं? ना तो हवा तो ना देता तो ऑक्सीजन का डब्बा क्यों आवश्यकता पड़ती है? ऑक्सीजन की डब्बा की आवश्यकता क्यों पड़ती है अंतरिक्ष में जाने के लिए? इसलिए ले जाते हैं, वहां पर ऑक्सीजन नहीं होता है। निर्वात है जो वहां कहाँ से हवा आएगा? हाँ, वो मथु बनी रहती है, पिच बनी रहती है, दौड़ते हैं जाके ग्राउंड बना होता है। ना तो तैरते हैं ना जी, ना तो तैरते इस प्रकार तैरते हैं, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करता है। न तो गुरुत्वाकर्षण बल होगा, न तो हवा होगी, न कुछ ना होगा, वहाँ आप लोग तैरते हैं किस प्रकार। भूखे कहाँ लगेंगे? आपके अंदर क्रिया होती है ना, उस क्रिया को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो क्या भूख नहीं लगेगी आपको? ऊर्जा खत्म होगा ना जी। वहां सब कुछ तैरता है, वहां कुछ भी गिरेगा नहीं, कहाँ गिरेगा? बात समझिए जी, यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर छोड़ता है, पृथ्वी क्यों गिरता है? क्योंकि पृथ्वी उसको खींचती है गुरुत्वाकर्षण बल से। अंतरिक्ष में कौन खींचेगा उसको? सब कुछ तैरता है वहां पर। मैं तो चल यहाँ वहाँ रोड बना चले खाते। हाँ तो चल जा, रोड हाईवे बना ना, चल फुल ना जी, वो जहाँ रहेगा वहीं रुक जाएगा। हाँ जा सकते हो, टिक टिक मूवी देख लीजिए, वहां पता चल जाएगा आपको। फ्रेड कहीं देख लेंगे। है शांत रहो। भोगन जी, जो आइगेंस थे इन्होंने बताया कि प्रकाश किस रूप में चलता है? तरंग के रूप में। तरंग के रूप में चलने के लिए क्या चाहिए? हो माध्यम की आवश्यकता। लेकिन कुछ ऐसे स्थान होते हैं पृथ्वी और सूर्य के बीच जहां माध्यम कोई माध्यम नहीं होता है, तो इन्होंने एक ईथर कल्पना किया, ईथर की कल्पना किया। तो वो कल्पना नहीं किए थे, उसको किसी कुछ नहीं होता है जी, उसको बस कल्पना कर लेते उन्होंने बस कल्पना किए थे कि हर जगह एक ऐसा माध्यम होता है जिसका द्रव्यमान नगण्य होता है और उसकी प्रत्यास्थता का होती है अधिक होती है। उन्होंने इथर कर दिया, बस कल्पना किए थे। लेकिन कोई वैज्ञानिक इसको स्वीकारेगा? हम कल्पना कर लें तो कोई स्वीकार लेगा जी? नहीं स्वीकारे। इसके बाद आए मैक्सवेल। कौन आया जी? मैक्सवेल आए। मैक्सवेल 1801 में शायद आए थे, 1801 में। क्या नाम होता है? फोको। हम गजब लड़के हैं यार, इन लोगों को पढ़ाना व्यर्थ है। हम लोग कहें कि उन्होंने सिद्ध किया कि प्रकाश की चाल सिद्ध किया था। चाल एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है तो विरल माध्यम अधिक होती है, सघन माध्यम का होती है कम होती है। तुम ध्यान यहाँ तो है नहीं यहाँ तो खोखो। ध्यान सुनिए, तो जो फोको आए थे उन्होंने चाल पर अध्ययन किया था कि चाल कहाँ अधिक होती है कहाँ कम होती है। जब तुम लड़के हो, और वैज्ञानिक अलग दिशा में काम किया ना जी। तो जो फोको वैज्ञानिक किस दिशा में प्रयोग किए? चाल दिशा में। तो निर्वात मतलब जहाँ विरल माध्यम होगा वहां चाल का होगी अधिक होगी, असघन माध्यम का होगी कम। उतना कर चले गए। इसके बाद इन्होंने कहा कि जो प्रकाश जो हाइगेंस ने कहा कि जो प्रकाश वो तरंग के रूप में चलता है, तो तरंग चलने के लिए क्या चाहिए? माध्यम चाहिए। तो वहां चाल से क्या मतलब है? चाल अधिक कम है, बस चलती है तो क्यों चलती है वहां पर जहां माध्यम नहीं है? तो ये चाल पे फोका गिना, फोका तो बताओ ना कि कहाँ अधिक होले कहाँ कम होले, चल जाओ अब कम चाहे अधिक चलती है ना हो। तो निर्वात में क्यों चलती है? निर्वात में चलने के लिए क्या चाहिए? माध्यम का चाहिए। निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता है, तो वहां फिर भी तरंग क्यों चलती है? धीरे चले, स्लो चले या स्पीड में चले, उससे मतलब नहीं है, लेकिन चलती क्यों है निर्वात में? क्योंकि प्रकाश तरंग है, और तरंग चलने के लिए क्या चाहिए? माध्यम का चाहिए। तो निर्वात में क्यों चलती है? वहां चाल का मतलब है कम है कि अधिक है, वो तो बता दिए ना। कौन बताया था? वो फोको सिद्ध करके। लेकिन हम कहते कि साइकिल चलती है वहां पर स्लो चलेगी, वहां पर अधिक चलेगी, तो घर्षण बल कार्य चलेगी, तो वो बात अलग हो गई। लेकिन साइकिल चलती क्यों है? उके रानी बदल रहा ना। अब ध्यान सुनिए, तो प्रकाश जो तरंग के रूप में चलता है, निर्वात में चलता है, वहां कोई माध्यम नहीं होता है। हाइगेंस ने एक माध्यम की कल्पना की, उसको उन्होंने नाम दिया, ईथर का नाम दिया हो। लेकिन वैज्ञानिक लोग इसे स्वीकारे नहीं। इसके बाद आए मैक्सवेल। कौन आया हो? मैक्सवेल आए, कहे उन्होंने कहा कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है जिसकी चाल, ध्यान सुनिए, उन्होंने बताया कि जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं, अपने प्रयोगों से या समीकरणों से यह देखा कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं उनकी चाल प्रकाश की चाल क्या होती है? बराबर होती है। प्रकाश चाल क्या होती है? देखिए यहाँ भी तरंग है कि ना? तरंग है।
अब प्रकाश चल का है बराबर, तो उन्होंने सिद्ध कर दिया कि जो तरंग होती है इन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और उन्होंने कहा देखिए प्रकाश भी एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसके माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसको सिद्ध कौन किया था? मैक्सवेल ने। किसने किया था? मैक्सवेल ने बताया कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं उनकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है, प्रकाश चाल के बराबर होती है। जब प्रकाश निर्वात में चल सकता है तो तरंग भी प्रकाश जो तरंग है विद्युत चुंबकीय तरंग या निर्वात में चल सकते हैं, क्योंकि दोनों चल का एक दूसरे के बराबर है, एक दूसरे के बराबर है। तो उन्होंने मैक्सवेल ने बताया कि जो प्रकाश है वह विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसको चलने के माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। तो कौन बताया था? मैक्सवेल ने। कौन बताया था? मैक्सवेल, मैक्सवेल ने। कब? 1801 में। शायद देखिए कितना दिया, 1801 ईस्वी में। 1801 ईस्वी में मैक्सवेल ने बताया कि जो प्रकाश होती है विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, विद्युत चुंबकीय, और विद्युत चुंबकीय जो तरंगें होती है किस कौन सी तरंग होती है? अनुप्रस्थ तरंग। कौन सी तरंग होती है जी? अनुप्रस्थ तरंग। जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं या कौन सी तरंग होती है? अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग जानते हैं किस प्रकार चलती है? अनुप्रस्थ तरंग इस प्रकार चलती है जी, अनुप्रस्थ तरंग इसी प्रकार चलती है ना, कभी गर्त बनाती है कभी सुरंग बनाती है। ध्यान सुनिए पूरा, एक बार सुन लीजिए ध्यान से, है एक बार पूरा ध्यान सुनिए। जो तरंग होती है वेव जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? वेव। क्या कहते हैं? जो तरंग होती है यह किसी माध्यम में उत्पन्न हलचल या विक्षोभ होती है, किसी माध्यम में उत्पन्न हलचल या विक्षोभ होती है ना जी, जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। तरंग कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, एक अनुदैर्ध्य तरंग और एक अनुप्रस्थ तरंग। हमें केवल मतलब है किससे हो? अनुप्रस्थ तरंग से, अनुप्रस्थ तरंग से। अनुप्रस्थ तरंग किसे कहेंगे? वह तरंग जिसमें माध्यम के कण, वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के अभिलंबवत, तरंग चलने की दिशा के अभिलंबवत ऊपर या नीचे गति करते हैं। माध्यम के कण तरंग चलने की दिशा के अभिलंबवत ऊपर या नीचे की ओर गति करते हैं, ऐसे तरंग को बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग बनाती है सुरंग और गर्त। अभिलंबवत ना बोल सकते हैं, अभिलंबवत गति का मतलब या तो ऊपर गति करेंगे या तो उसके नीचे जी, या तो को भी हो सकता है तरंग संचरण के अभिलंबवत गति करते हैं। माध्यम के जो कण होते हैं तरंग संचरण के अभिलंबवत गति करते हैं ना जी, तो उसमें क्या होता है कि एक सुरंग बनता है, एक क्या बनता है? गर्त। जब माध्यम कण ऊपर उठते हैं तो उसे कहते हैं सुरंग, और जब नीचे दबते हैं क्या कहते हैं? गर्त। कोई दिक्कत कष्ट परेशानी? इसके बाद क्या पढ़ रहे जी? देकार्ते का कणिका सिद्धांत। देकार्ते का कणिका सिद्धांत। देकार्ते ने सबसे पहले, वो कोई वैज्ञानिक नहीं थे, दार्शनिक था, तो उन्होंने बताया कि जो प्रकाश है वह कणों के रूप में चलता है। किस रूप में चलता है? बस उन्होंने सिद्धांत दे दिया, उसके बारे में सिद्ध न किया था, उसके बारे में सिद्ध नहीं किया था। तो इसी सिद्धांत को कौन अपनाया हो? न्यूटन अपनाया। कौन अपनाया? देकार्ते के सिद्धांत को कौन अपनाया? न्यूटन। और उन्होंने सिद्ध करके बताया कि वास्तव में जो प्रकाश है वो कणों के रूप में चलता है। और इससे उन्होंने सिद्ध किया, प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या किया, अपवर्तन की व्याख्या किया, स्नेल के नियम का सिद्ध किया जी। तब और उन्होंने कहा कि जो प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल, अगर प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है और अभिलंब की ओर क्या करे? झुक जाए, तो उसमें प्रकाश की चाल पहले माध्यम के सापेक्ष क्या होगी? अधिक होगी। इसके बाद कौन आए जी? हाइगेंस। कौन आए? हाइगेंस ने कहा कि प्रकाश कणों के रूप में न चलकर, प्रकाश कणों के रूप में न चलकर तरंग के रूप में चलता है। किस रूप में चलता है? तरंग के रूप में चलता है जी। और इन्होंने यह भी बताया कि प्रकाश की जो चाल होती है विरल माध्यम में अधिक होती है और सघन माध्यम में कम होती है। लेकिन इसको सिद्ध कौन किया? फोको। सिद्ध कौन किया? फोको वैज्ञानिक ने इसे सिद्ध कर दिया कि प्रकाश की चाल विरल माध्यम में अधिक होती है। मतलब उन्होंने यह सिद्ध किया, मतलब प्रयोग कहाँ किया था? हवा और पानी लेकर, हवा और, तो उन्होंने बताया कि जल में प्रकाश की चाल कम होती है, किसके सापेक्ष? हवा के सापेक्ष। उन्होंने सिद्ध किया था। अब ध्यान दीजिए, अब जो वैज्ञानिक हाइगेंस थे इन्होंने बताया कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है,
तरंग चलने के लिए क्या चाहिए? माध्यम। तो पृथ्वी मतलब जो प्रकाश है सूर्य से आता है, कहाँ से आता है? सूर्य से। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच कुछ ऐसे स्थान भी है जहाँ न तो कोई माध्यम नहीं होता है, न तो हवा होता है, न पानी, कोई माध्यम नहीं होता है, निर्वात होता है। क्या होता है? तो वैज्ञानिकों ने प्रश्न उठाया कि बताइए निर्वात में तरंग कैसे चलती है? तब प्रकाश आता है, अगर प्रकाश को आप तरंग मान रहे हैं तो वहां से कैसे चल कर आता है पृथ्वी तक? तब न्यूटन ने क्या किया, अरे हाइगेंस ने क्या किया? एक माध्यम की कल्पना किया, एक माध्यम की, और उसका नाम दिया ईथर। का नाम दिया हो, उसका नाम क्या दिया? ईथर। और बताया कि इसके जो घनत्व है, जो घनत्व का है, ईथर का जो घनत्व होता है बहुत कम होता है। वैज्ञानिक हाइगेंस ने बताया कि जो घनत्व मतलब जानते हैं घनापन का होता है जी, बहुत कम होता है। ईथर माध्यम का घनत्व का होता है बहुत कम होता है। न हम कर न कोई कर रहा है, कल्पना कर रहा है। कौन कर रहा है? हाइगेंस। और कहें कि जो इसका घनत्व होता है ईथर का होता है बहुत कम होता है।